11 अगस्त 1979 3:15 में गुजरात के मोरबी डैम की दीवारें भयंकर बारिश का दबाव सहन नहीं कर पाई और फट गई। 3:30 पर 30 फीट ऊंची पानी की लहरें मोरबी और लीलापुर गांव की ओर आगे बढ़ती है और सिर्फ 15 मिनट में लाखों घरों, फैक्ट्रीज, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज, इंसानों और जानवरों को अपने साथ भाग कर ले जाती है। 16 अगस्त 1979 को मोरबी का पूरा शहर एक वीरान कब्रिस्तान बन चुका था, जो मौत के अंधेरों से वापस जीवित होने की कोशिश कर रहा था। गलियां लाशों से सड़ रही थी, दुकान मकान सब खंडहर हो चुके थे। और दुख की बात यह है कि अपने मोरबी के इतने बड़े प्रलय से कुछ नहीं सीखा, हम आज भी वही हैं। आज भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत वो की वही है। जब गुजरात का मोरबी डैम फटा तब उसकी एज मात्र 7 साल थी। और अब इस डैम को देखिए, ये है कर्नाटका का थोमूर टैंक डैम। इसकी लाइफ है 1000 साल। एक डैम की एवरेज लाइफ होती है 50 साल, यानी कि एक डैम 50 साल तक एफिशिएंटली और सेफली वर्क कर पाता है। उसके बाद उसका यूज बंद करना होता है या उसे रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। पर कर्नाटका की इस डैम की एज एवरेज से 20 गुना ज्यादा है। और ये केवल इंडिया का इकलौता डैम नहीं है जिसकी ऐसी हालत है। कोनार डैम झारखंड, पोनमुडी डैम केरला, भवानी डैम तमिलनाडु, इराची डैम उत्तराखंड, दिहान डैम उत्तर प्रदेश, कारकुंज डैम कर्नाटका। इन डैम्स की तस्वीरों से साफ नजर आता है कि अगर इनकी देखभाल नहीं की गई तो ये बहुत सारी मोरबी डैम जैसी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी सरकारें खामोश है, हम भी खामोश है। 19 फरवरी 2017 में IIT रुड़की में नेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें 400 से ज्यादा नेशनल, US से UK जैसे देशों के एक्सपर्ट ने मिलकर इंडिया के डैम की वाहियात स्थिति पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट पेश की। देश में 14 ऐसे डैम है जो 300 से 400 साल से ज्यादा पुराने, यानी कि एक डैम की एवरेज लाइफ से 4 गुना ज्यादा पुराने। इसके अलावा देश भर में 234 ऐसे डैम है जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। खुद पार्लियामेंट्री कमेटी तक ने ये कह दिया है कि इन डैम्स के यूज को हमें तुरंत बंद करना होगा। उसके बाद भी ये सारे डैम्स ऑपरेशनल है, पुटिंग सो मेनी पीपल्स लाइफ एट रिस्क। ये हमारे देश के लिए एक टाइम बम जैसा है जो किसी भी समय फट सकता हो और लाखों लोगों की जान ले सकता है। एशियन डैम्स की बात तो छोड़ो, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बन रहा है उसका हाल भी बहुत बुरा है। बिहार के भागलपुर शहर में गंगा नदी के ऊपर एक नए ब्रिज, सुल्तानगंज जगवानी ब्रिज की नींव रखी गई। इसके 1 साल बाद तो जाकर ऑफिशियली इसका काम शुरू हुआ और ये अब तक 3 बार कोलैप्स हो चुका है। 27 अप्रैल 2022, 4 जून 2023, 14 अगस्त 2023। 11 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1710 करोड़ का मैसिव बजट, सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। कभी सोचा है फॉरेन कंट्रीज में अगर एक बिल्डिंग भी गिर जाती है तो उसकी कितनी बड़ी सजा होती है। 2023 में टर्की में एक अर्थक्वेक आया जिसमें एक बिल्डिंग गिरी और इसमें 96 लोग मारे गए। एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से बिल्डिंग गिरी, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर अहमद कारा को 17.5 साल की सजा दी गई। 2022 में दुबई में एक सैलिनेशन प्लांट की छत कंस्ट्रक्शन के वक्त ही नीचे गिर गई और इसमें 9 मजदूरों की मौत हो गई। इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर को 3 साल की सजा दी गई और 63 लाख का कंपनसेशन देना पड़ा हर एक विक्टिम की फैमिली को। जो मल्टीनेशनल कंपनीज दुबई, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाती, उन्हीं कंपनीज के प्रोजेक्ट इंडिया में फेल हो जाते हैं। इसका कारण है इंफ्रा फेलियर के लिए हमारे पास कोई नेशनल लॉ ही नहीं है। बस एक लॉ है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें भी इंफ्रा फेलियर के लिए कोई खास पनिशमेंट का मेंशन नहीं है। इस एक्ट में इंफ्रा की क्वालिटी अगर सब स्टैंडर्ड हुई या कोई मेजर एक्सीडेंट होता है इंफ्रा फेलियर की वजह से तो इसके लिए क्या सजा होगी, इसका एक्चुअली कोई मेंशन नहीं है। भारत में इंफ्रा फेलियर की सबसे बड़ी वजह वो मेथड है जिससे हम इंफ्रा के कॉन्ट्रैक्ट को अलॉट करते हैं। हम L1 यानी कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से प्रोजेक्ट को अलॉट करते हैं। जो ठेकेदार सबसे कम दाम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देगा हम उसी को प्रोजेक्ट अलॉट कर देते हैं। और जब किसी प्रोजेक्ट में कॉस्ट को मिनिमाइज करना और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही अल्टीमेट गोल हो तो वहाँ क्वालिटी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज होगी। ये तो देश के रनिंग प्रोजेक्ट की हालत है। जो प्रोजेक्ट बहुत सालों पहले बन चुके थे उनकी तो कोई देखभाल भी नहीं है देश में। कोलकाता के मेलापुरम डैम की हालत देखिए, आप क्लियरली इमेजेस में देख सकते हैं डैम की दीवारों में क्रैक्स आ चुके हैं। हमें एक स्ट्रक्चर्ड लॉ की जरूरी है जो सभी स्टेट पर अकाउंटेबिलिटी रखे उनके डैम्स को प्रोटेक्ट करने की। आज देश की सबसे बड़ी सिटी मुंबई की हालत ये है, इनकम टैक्स, GST जैसे टैक्सेस लगाकर आधे कमाई टैक्स में वसूलने के बाद भी देश के बड़ी सिटीज की हालत ये है कि रोड 1 साल तक भी नहीं चलते। और जिनको ये कंट्रोल करना चाहिए उन पॉलिटिशियन की हालत ये है कि एक पॉलिटिशियन को 40 लाख की ब्राइब लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और उनके घर पर जब रेड पड़ी तो 6 करोड़ का कैश बरामद हुआ। सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, इसमें ऑफिसर भी इतना ही इन्वॉल्व है। PWD के एक इंजीनियर के घर पे रेड पड़ी तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी
जब्त हुई और उसकी सैलरी थी मात्र 60,000। और देश के एक सिटीजन के रूप में हम भी इन सब चीजों के लिए उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि पॉलिटिशियन जब भी इलेक्शन आता है तब हमें धर्म और जात के आधार पर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हम भी बहुत आसानी से डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग पॉलिटिशियन के खेमे में चले जाते हैं धर्म और जात पात के आधार पर।